हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीखेंगे ज़रूर पर। जैसा कि आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 चल रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं के लिए भी हम जो हमारा सामाजिक का पेपर होने वाला है, अगला पेपर है वो सामाजिक का है, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ आप वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके बाहर प्रश्न आने की संभावना बहुत ही कम है। जैसे कि आपको पता है, जो बच्चे हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें ये बात पता है कि हमने जितने भी पेपरों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, सारों पेपर में से वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और इससे पहले देखो, बिना समय गवाए हुए मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें किसको ध्यान में रखना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जिसे अपने सबसे पहले बात करें जिसे अपने बहुविकल्पी बोलते हैं, यानी जिसमें विकल्प आते हैं। ठीक है, तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे वो 12 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इसी प्रकार से अति लघुरात्मक आएंगे अपने। ठीक है, 12 + 6 यानी 1 अंक का होगा, 18 क्वेश्चन आएंगे। और लघुरात्मक 13 प्रश्न आएंगे जो कि 2 यानी 2 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 26 नंबर के हो गए ये। 18 ये आए थे अति लघुरात्मक, तो 18 दूनी 36, 18। ठीक है, तो ये प्रतिशत प्रश्नों का प्रतिशत दिया हुआ है, कुल प्रतिशत अंक है। ठीक है, और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय जो आएंगे वो कितने आएंगे आपके, 3 अंक आए, 3 प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की संख्या 4 होगी और प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना होगा, ठीक है, 4। उसके बाद जो निबंधात्मक आएंगे वो 3 प्रश्न आएंगे और उसका अंक कितना होगा, 4। तो याद रखना, निबंधात्मक 3 प्रश्न आएंगे और टोटल प्रश्नों की संख्या 50 होगी और जो अंक होगा वो कितना होगा, 100। अब हम आगे चलते हैं। देखो, ये चैप्टर दिए हुए हैं आपको। जैसे कि ये चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिख रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 5 नंबर का है, भारत में राष्ट्रवाद 6 नंबर। तो आपको पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखो, इस वीडियो की सबसे खास बात है कि जिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना, यानी एबेसदे वाले, तो उस चैप्टर से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं। जिस चैप्टर से निबंधात्मक आएंगे उसकी निबंधात्मक है। मतलब आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको केवल इस वीडियो को ध्यान से देखना है बस। यूरोप में भारत का राष्ट्रवाद उदय, भारत में राष्ट्रवाद, तो ये 2 चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो देखो, ये आसानी से आप मार्किंग देख सकते हो। धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, हर एक चैप्टर की मार्किंग मैंने लिखी हुई है। तो मैं आपको बता दूँ, पहला और दूसरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको चौथा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने वैसे सारे हैं, लेकिन अब लास्ट के टाइम में खनिज और ऊर्जा संसाधन अच्छा पढ़ना है, 4 नंबर का है। उसके बाद संज्ञावाद आपको पढ़ना है अच्छे से, 4 नंबर का है। जाति धर्म और लैंगिक मसले 4 नंबर का है। बाकी सारे ये 2-2 नंबर के हैं। जो लास्ट ये चैप्टर जो है आपके, ठीक है, ये आपके जो लास्ट वाले चैप्टर हैं ये सारे 4-4 नंबर के चैप्टर हैं। तो एक तो पहला, दूसरा और लास्ट के 5 चैप्टर आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं। तो देखो, पहला दूसरा कितने का है, एक 5 का, एक 4 का है। और लास्ट वाले कितने के हो गए, 4-4 नंबर के 5 चैप्टर। तो 20 नंबर ये हो गए और 9 नंबर वो हो गए, 29 नंबर। 6 चैप्टर आप पढ़ोगे, 29 नंबर का काम हो गया। ठीक है ना, यानी 33% से भी ज़्यादा काम हो गया सिर्फ 6 चैप्टरों के अंदर। तो ये 6 चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करने हैं, जो मैंने आपको बताया ज़्यादा नंबर वाले। अब देखो, सबसे पहले एक चैप्टर पे अपने जाते हैं। मैं सिर्फ सवाल बोलूँगा, आप इस वीडियो के अंदर आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ सवाल क्वेश्चन बोल रहा हूँ। अगर आप आंसर देखना चाहें तो आप आंसर भी देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मैं साथ साथ में आंसर भी बोल दूंगा फटाफट। देखो, जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें से लघुरात्मक प्रश्न आएंगे 2 अंक के और प्रत्येक प्रश्न 1 प्रश्न आएगा। 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का और दीर्घ उत्तरात्मक आएगा 3 अंक का, एक ही प्रश्न। इसका मतलब है सर, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएगा, एबेसैडे वाला नहीं आएगा। नहीं आएगा तो अपने सीधे लघुरात्मक। तभी तो मैंने बोला ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पहला प्रश्न है, उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है। तो सिंपल सा आंसर है, उदारवादी लैटिन भाषा के शब्द लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता व कानून के समक्ष सबको समानता। अगला क्वेश्चन है, 1848 में फ्रेडरिक सारायू ने अपने चित्रों में स्वप्नदर्शी प्रस्तुति क्यों की। यह एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जी। इसने उसमें अपने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। अगला क्वेश्चन, समय नहीं गवाएंगे बिल्कुल भी और सीधा चलेंगे। नेपोलियन संहिता क्या थी। आंसर, 1804 ईस्वी में एक नागरिक संहिता का निर्माण किया गया, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इस संहिता के जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे तथा कानून के समक्ष समानता व संपत्ति के आधार का सुरक्षित बनाया। देखो, जितने भी यूट्यूब चैनल है वो सभी क्वेश्चन ही बताते हैं, लेकिन मैं आपको उनका आंसर भी बता रहा हूँ। ग्रिम बंधु कौन थे, उन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में क्या योगदान दिया। ग्रिम बंधु जर्मनी के निवासी थे
उन्होंने अनेक पुरानी लोक कथाएं इकट्ठी की। उनका विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की जो बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी। अगला है रूमानीवादी से आप क्या समझते हैं। यह एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देता था। अगला क्वेश्चन, ठीक है, विनिया संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना, नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली करना, यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए सभी बदलावों को खत्म करना। अगला क्वेश्चन, ओटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशा का प्रमुख मंत्री, उसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली तथा 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई तथा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है, अब है आपके दीर्घ लघुरात्मक। तो ये देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ 4 कारण बताइए। तो पहला है मध्य वर्ग का उदय, दूसरा है उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ, ठीक है, इसकी थ्योरी लिखी हुई आप आसानी से देख सकते हैं, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, और चौथा कौन सा, जन विद्रोह। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। मध्य वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम और जन विद्रोह। और याद रखें, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर कीजिए किस टाइप के पर्सन और आपको और चाहिए या कोई और मदद चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। आगे चलते हैं हम। इटली के एकीकरण में मैथ्सनी के योगदान का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट है। वह राजशाही के विरुद्ध था तथा लोकतंत्र में विश्वास करता था। वह इटली के विभिन्न राज्यों एवं प्रदेशों को एकीकृत गणराज्य बनाना चाहता था। मैथ्सनी ने यंग इटली के माध्यम से इटली वासियों से राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न की। मैथ्सनी ने, मैं पर्सन बोल देता हूँ क्योंकि टाइम अपने पास कम है, तो पर्सन बोल रहा हूँ, आंसर आपको किताबों में भी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 1989 ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। यानी 1989 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके क्या परिणाम आए थे, उन परिणामों का आपको वर्णन करना है। उसके बाद ठीक है, अगला चैप्टर आता है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें से देखो ऑब्जेक्टिव पर्सन आएंगे। देखो पहले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं आए, इसमें से दो ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। इन सभी के मैं आंसर बोलूँगा सीधा। तो देखो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव पर्सन आएंगे 2, एक पर्सन 1 नंबर का होगा और एक निबंधात्मक पर्सन आएगा 1 4 नंबर का। तो ये चैप्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपके नंबर बनाने में। तो देखो चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था, तो याद रखना चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ किया था, तो याद रखना चंपारण में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था, तो याद रखना 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। उसके बाद है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो याद रखना 1919 में। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो याद रखना 1928 में। गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ, तो याद रखना 1932 में। इसमें से एक सवाल 100% आ जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो याद रखना गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो याद रखना महात्मा गांधी थी। इसमें से 1% 100% आ जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, उसके बाद देखो हमें अगले क्वेश्चन है वंदे मातरम किसने लिखा, तो याद रखना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया, तो याद रखना अवनींद्रनाथ टैगोर ने। पूर्व स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई, याद रखना लाहौर में। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की, तो याद, ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका निबंधात्मक। अब सीधा निबंधात्मक, देखो आंसर नहीं बोलूंगा मैं, सीधा पर्सन बता रहा हूं आपको। रोलेट एक्ट क्या था, गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं बड़े बड़े क्वेश्चन बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, और उसके बाद देखो अब आपका अगला चैप्टर आ गया है। ठीक है, अगला चैप्टर आ गया और अगले चैप्टर के अंदर से भी आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 2 पर्सन आएंगे और एक एक आएगा अति लघुरात्मक 1 नंबर का। तो इस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आएगा, 3 नंबर का। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब पहला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में प्रचलित अनुबंधित व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था, तो याद रखना गिरमिटिया व्यवस्था। अगला क्वेश्चन विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई, तो याद रखना 1929 में। 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था, तो याद रखना एशिया। अगला क्वेश्चन, अब आपका ये आ गया चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। वस्तुनिष्ठ पर्सन, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है,
तो ये प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद अगला 1885 ईस्वी में यूरोप ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप को नक्शे पर लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अफ्रीका। भारत 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 से ले जाने वाली अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? याद रखना, गिरमिटिया कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में स्पेनिश सैनिकों द्वारा कौन सी बीमारी फैल गई? तो याद रखना, चेचक। अगला क्वेश्चन है, हेनरी स्टेनली को किस महाद्वीप में खोज हेतु भेजा गया था? तो याद रखना, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, एशिया को यूरोप तथा अफ्रीका से जोड़ने का कार्य कौन सा मार्ग करता था? याद रखना, रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन है उसके बाद, ठीक है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंधों में और तीव्र एकीकरण की क्या कारण है? वैश्वीकरण। कौन लॉ का संबंध है ब्रिटेन से? 1890 ईस्वी में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया। ठीक है, अब अति लघुरात्मक प्रश्न में बोल रहा हूँ सीधे। प्रथम विश्व युद्ध के दोनों गुटों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो याद रखना, कौन कौन से देश शामिल थे? ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमान तुर्की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व का किस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा? आर्थिक महामंदी का। 19वीं शताब्दी में भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखो, एक कपास और एक नील। ब्रेटन वुड संस्थान किससे कहा जाता है? विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्यतः कितने प्रवाह हैं? तो याद रखना, व्यापार प्रवाह, श्रम प्रवाह और पूंजी प्रवाह। अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, औद्योगिकरण उपयोग। इसमें वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक आएगा, लघुरात्मक 2 प्रश्न आएंगे यानी, ठीक है, और एक आएगा अति लघुरात्मक 1 का। तो देखो 2 अंक का आएंगे तो ये होगा 4 नंबर का चैप्टर। ठीक है, यानी सारे चैप्टर इसमें से टॉपिक क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे। भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी थी? तो याद रखना, बम्बई में। जे.एन. टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह इस्पात संस्था स्थापित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1912 में। बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित हुई? तो याद रखना, 1855 में। उसके बाद अगला है, 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी कौन थे? तो याद रखना, सेठ हुकमचंद। 1811-12 में भारत के कुल निर्यात में सूती माल का हिस्सा 33% था, जो 1850-51 में घटकर रह गया था। तो याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा 3%। उसके बाद खालिस्तान है, ठीक है, डैश 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 नए युग का पहला प्रतीक था, उद्योगपति नए मजदूरों की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लिया आपने, नए युग का पहला प्रतीक थी। दूसरा क्वेश्चन है, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक डैश डैश रखते थे इंग्लैंड के दशक में। तो पहला क्वेश्चन है, नए युग का पहला प्रतीक थी। तो याद रखना, इसका आंसर है कपास। नए युग का पहला प्रतीक क्या थी? कपास थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक रखते थे? तो याद रखना, जोबर। ठीक है, जोबर कहते हैं, जॉब होती है ना, जोबर, ऐसे याद रख लो। इंग्लैंड में डैश डैश के दशक में कारखानों का खुलना प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो 1730 से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया? तो याद रखना, जेम्स ने। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? रिचर्ड और के राइट ने। स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण कब किसने किया? जेम्स हर्गिब्रिज ने 1764 में। मद्रास में किस वर्ष पहली कताई मिल स्थापित हुई? 1874 में। भारत के 2 प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम लिखो, जमशेदी और द्वारकानाथ टैगोर। भारत के किन 2 बंदरगाहों से विदेशों के व्यापार चलता था? ठीक है, उसके बाद है, अमेरिकी गृह युद्ध का भारतीय बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा? अगला क्वेश्चन है, स्टेपलर्स से क्या अभिप्राय है? ठीक है, क्वेश्चन मत छोड़ना ये। गिल्ड्स से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो यूरोपीय शहरों में विभिन्न व्यापारियों, उत्पादकों, दस्तकारों तथा अपने हितों की रक्षा के लिए बनाए गए संगठन गिल्ड्स कहलाते हैं। उसके बाद अगला है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग में कुरानी पहली पुस्तक छपी थी? कुरान, बाइबल, डायमंड सूत्र, त्रिपिटका। तो आंसर हो जाएगा इसका बाइबल। अगला क्वेश्चन है, 1821 में संवाद कॉमेडी को प्रकाशन किसने किया? तो याद रखना, राजाराम मोहन राय। मुद्रण संस्कृति ने किस क्रांति को जन्म लिया? तो याद रखना, किसने लिया था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने। उसके बाद छोटे क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक ने प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की? मार्टिन लूथर ने। बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रसारण किसने और कब किया? जेम्स ऑगस्ट हिक्की 1780 में। मार्को पोलो कौन था? इटली का एक महान खोजी यात्री था। वह चीन से इटली में बुक ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था। महाराष्ट्र की 2 महिलाओं के नाम लिखे जिन्होंने उच्च जाति की महिलाओं की दयनीय दशा के बारे में लिखा? तो ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। गुलामगिरी के रचयिता कौन थे? तो याद रखना, ज्योतिबाई फुले। और कब रचना की? 1831 में। पेरियर के नाम से कौन जाने जाते थे? ठीक है, उसके बाद है, वर्नी क्लीवर प्रेस एक्ट क्या था? उसका अगला क्वेश्चन है, इंक्विजिशन क्या है? इंक्विजिशन क्या है? विधर्मियों की शिनाख्त करने और उन्हें सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था इंक्विजिशन है। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में सस्ती किताबों को किस नाम से जाना जाता था? पेनी चेप बुक्स।
गेली से क्या आशय है, अच्छा सवाल है ये। उसके बाद अगला चैप्टर आपका आ जाता है संसाधन एवं विकास। इसमें से एक 3 नंबर का एक ही प्रश्न आएगा, तो सारे में बड़े बड़े क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ। संसाधन ही विकास के स्रोत है, स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसाधनों के संरक्षण पर टिप्पणी कीजिए, ये भी अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन, भारत में भू निम्नीकरण के कारण तथा उपाय समझाइए, ये भी अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास के लिए संसाधन आवश्यक या महत्वपूर्ण क्यों है, संसाधन के अत्यधिक दोहन से होने वाली समस्याएं स्पष्ट करें। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का आएगा पेपर में, इनमें से ध्यान रख लेना। उसके बाद है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, भारत में जैव विविधता कम होने के कारण लिखिए, अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन, भारत में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता या वन्य जीवों के संरक्षण का महत्व समझाइए। अगला क्वेश्चन, एशियाई चीतों पर टिप्पणी लिखिए, इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दूसरे विदेशों से चीते लाए थे, तो इस पर अच्छा सवाल बनता है, करंट से भी जुड़ा हुआ सवाल है। अगला चैप्टर है 8वां, जल संसाधन। इसका अंक बाहर है 2+1 यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके भारत की औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितने प्रतिशत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शायद पेपर में आएगा ये, 114 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन जल विद्युत का है, तो 22% जल विद्युत से प्राप्त होता है। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर से किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा नांगल परियोजना किन नदियों पर बनी है, सतलुज और व्यास नदियों के बेसिन पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनी परियोजना है, महानदी बेसिन पर। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, चौथे और पांचवें में से। सरदार सरोवर बांध परियोजना कहाँ पर, वह किस नदी पर बनी है, ठीक है। इसके बाद टांका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में प्रत्येक घर में छत, घर के आंगन में पाइप लगाकर वर्षा जल को एक भूमिगत टैंक में जमा किया जाता है, इस भूमिगत टैंक को टांका कहा जाता है। बोस ड्रॉप सिंचाई प्रणाली क्या है, मेघालय राज्य की नदियां व झरनों के जल को बोस द्वारा बने पाइप से एकत्रित करने की प्रणाली को बोस ड्रॉप सिंचाई कहते हैं। राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस विधि द्वारा किया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद लघुरात्मक क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं मानक विकास में किस प्रकार उपयोगी हैं समझाइए, अथवा इनके लाभ, उद्देश्य और बांध के उपयोग लिखिए, ठीक है। ये इसके आंसर है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आप इस आंसर को कुछ देर के लिए देख सकते हैं, ताकि आप जब इसका आंसर पढ़ें तो आप याद कर लें, ठीक है। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मैं वीडियो को रोक दूंगा कुछ, बाकी आप क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण की विधियों द्वारा वर्तमान समय में जल भंडारण एवं जल संरक्षण किस प्रकार किया जाता है समझाइए। किताबों से पढ़ सकते हैं आप, बाकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, और अभी हमने केवल इसके 8 चैप्टरों को कवर किया है, चैप्टर हमारे 24 है। अगर आप चाहते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट में लिख देना कि सर हमें नेक्स्ट पार्ट जल्दी से अपलोड कीजिए, और पेपर से पहले पहले मैं आपको ये 3 पार्ट में मैं आपको डालूंगा, तीनों पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे सर जल्दी से नया पार्ट डाल दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका पेपर 100% अच्छा होगा, ऐसे मुझे विश्वास है।